हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था गुडविल का एक टॉपिक जिसका कि नाम था वेटेड एवरेज मेथड, जहां हमने सीखे थे वेट्स के हिसाब से कैलकुलेट करते हुए गुडविल को निकालना। आज उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और साथ में हम लोग करेंगे क्या, सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी कि गुडविल को कैलकुलेट करने का एक और नया तरीका। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास के लिए मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है क्वेश्चन नंबर 20। आपके बुक के अंदर जो पेज नंबर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3.32। 3.32 पेज पे क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। हमारे पास में दिया हुआ है कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, यानी कि हमें क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देना है लास्ट में। ठीक है, जब हम अमाउंट निकाल लेंगे। ओके, अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 3 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 ईयर ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। 3 साल की परचेज है और 4 साल के हमें प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। ठीक है, यानी कि एवरेज करने के लिए हमें डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा। द एप्रोप्रिएट वेट्स टू बी यूज्ड इन यूज एंड प्रॉफिट्स आर, हमें प्रॉफिट्स दिए हुए क्वेश्चन के अंदर और वेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट्स थे 2015, 16, 16, 17, 17, 18 और 18, 19 के इस तरीके से। ओके, और कुछ दी हुई है हमारे को एडजस्टमेंट्स। अब इन एडजस्टमेंट्स को एडजस्ट करना तो हमने लास्ट क्लास में भी सीख लिया था। आज उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं वेटेड एवरेज मेथड के साथ में। ठीक है, तो यहां पे कुछ लिखा हुआ है, हम उसको करेंगे कि हमारे पास में क्या क्या चीजें हैं। देखिएगा, हमारे प्रॉफिट्स जो 2015 में थे, 15-16 में, उसमें थे 1,01,000 रुपए। यहां लिखा हुआ है ऑन 1 दिसंबर 2017 ए मेजर रिपेयर वाज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इनकर्ड ₹30,000 विच वॉज चार्ज टू रेवेन्यू। ये तो बहुत गलत किया सर आपने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 1 दिसंबर 2017 को एक मेजर रिपेयर करवाया गया था। मेजर रिपेयर से हमें क्या पता लग रहा है बच्चों कि ये हमारा कैपिटलाइज नेचर का खर्चा है और हमने इसको कहां चार्ज कर दिया, रेवेन्यू नेचर में मान करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर दिया। तो इसका मतलब है इससे हमारे प्रॉफिट्स को इफेक्ट पड़ा होगा, यानी कि हमारे प्रॉफिट्स जो हैं वो कम हुए होंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों के पास, सबके पास में बुक है, क्योंकि अगर हम एक एक पॉइंट को पहले डिस्कस करेंगे और बाद में उसको करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, आप अपनी बुक अपने पास में रखिएगा, मैं यहां पे आपको क्वेश्चन फ्रेम करूंगा और साथ ही साथ मैं क्या करूंगा, इसको रीड आउट भी करता रहूंगा सो दैट आप लोगों को पता लगे कि कहां और कौन से पॉइंट पे हम चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो बुक को मैं यहां से हटा लेता हूं और कैमरा को मैं जूम आउट कर लेता हूं। ठीक है, इस तरीके से। तो अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स। ठीक है, जैसा कि हम एज यूजुअली करते थे वैसा ही हमें करना है। तो हम सबसे ऊपर लिख देते हैं क्या, आंसर कौन सा है सर, ये 20th है, जो कि हमें मिलेगा पेज नंबर 3.32 पे। तो हमें क्या बनानी है बच्चों, सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, एडजस्टेड या फिर एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रॉफिट्स। तो हमें क्या कैलकुलेट करने हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट्स। ठीक, हमने यहां पे लिख दिए क्या, पर्टिकुलर्स। ठीक है, और हमने क्या लिख दिया, ईयर, ईयर 2015, 16, 16, 17, 17, 18 और 18, 19। ठीक है बच्चों, हाँ जी। अब देखिएगा यहां पे प्रॉफिट्स कितने दिए हुए थे, नेट प्रॉफिट्स दिए हुए थे, नेट प्रॉफिट्स बिफोर एडजस्टमेंट, बिफोर एडजस्टमेंट।
और वो कितने थे? वो थे सर 15-16 में 1,01,000 रुपए। 1,24,000 जो थे वो 16-17 में थे, 1 लाख के 17-18 में, और 1,40,000 के 18-19 में। यही दिया हुआ है ना आपके क्लास, आपके बुक के अंदर। ठीक है सर। अब देखो बच्चों, हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है, बुक आपके पास सामने होनी चाहिए। लिखा हुआ ऑन 1 दिसंबर 2017 हमारा एक मेजर रिपेयर हुआ था, और जो मेजर रिपेयर हुआ था ना, हमने उसको कहां चार्ज कर दिया? हमने उसको चार्ज कर दिया सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसका मतलब हमने एज एन एक्सपेंडिचर इसको लिखा होगा ना, इसको हमने एज एन एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड किया होगा। तो एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करने की वजह से हमारे एक्सपेंसेस क्या हो गए होंगे? कम हो गए होंगे। लेकिन ये एक एक्सपेंडिचर की तरह से, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह से एडजस्ट नहीं होना चाहिए था, और अगर नहीं होना चाहिए था तो हम इसको एक्सपेंसेस की लिस्ट में से हम हटा देंगे। और अगर हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा ये कि हमारे नेट प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को समझाने की थोड़ी कोशिश करता हूं कि हमने क्या किया। ये हमारा P&L अकाउंट था, हमारे नेट प्रॉफिट्स कितने थे? हमारे जो नेट प्रॉफिट थे वो थे, कौन से ईयर की बात है ये? दिसंबर 2017 की, यानी कि हम बात कर रहे हैं कब की? 17-18 की। हमारे प्रॉफिट्स थे 1 लाख रुपीस के। अब 1 लाख के जो हमारे प्रॉफिट्स थे ना, उसमें लिखा क्या हुआ था एक्सपेंस साइड पे? एक्सपेंस साइड पे लिखा हुआ था 30,000 रुपीस। ये 30,000 यहां नहीं आना चाहिए था, और अगर ये यहां पे नहीं आएगा तो एक्सपेंसेस की लिस्ट क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी, और एक्सपेंसेस की लिस्ट कम हो जाएगी तो नेट प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। और अगर नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा तो इसको मैं कहां लिख दूं सर? ऐड लिख देता हूं। मैं इसको क्या लिख देता हूं? ऐड। और इसको मैं लिखता हूं क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी। तो 30,000 रुपीज जो है वो कब ऐड हो जाएंगे? 17-18 में ऐड हो जाएंगे। ये देखिए 17-18 में जाकर के मैंने इसको ऐड कर दिया। अब देखिएगा आपके पास में कुछ और भी चीज लिखी हुई है। क्या चीज लिखी हुई है? यहां लिखा हुआ है इसी एडजस्टमेंट के अंदर, द सेड सम इज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज। हाँ, ये तो होना ही था, हमें मालूम ही है, एग्री टू बी कैपिटलाइज फॉर गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू द एडजस्टमेंट ऑफ। सब्जेक्ट टू द एडजस्टमेंट का मतलब कि इसके ऊपर एक कंडीशन अप्लाइड है। सब्जेक्ट टू का मतलब क्या है जी? कंडीशन अप्लाइड। प्रोवाइडेड, ये वर्ड जो लिखे होते हैं ना, प्रोवाइडेड, सब्जेक्ट टू, इसका मतलब है कंडीशन है, हमारी एक शर्त है। यानी कि हम ये काम करेंगे तो सही, लेकिन हमारी एक शर्त है। हाँ जी, अब अपनी शर्त बताइए। शर्त है डेप्रिसिएशन ऑफ 10% पर एनम बाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। यानी कि हमारी एक शर्त है, इसको कैपिटलाइज नेचर का माना जाना चाहिए था, और इसके ऊपर क्या? डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहिए था। तो ये तो हम हमेशा से करते हुए आए हैं। तो अब क्या कर देंगे? यहां 30,000 तो हमने लिख ही दिया है, अब हम क्या कर देंगे? इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लिख देंगे। अब एक बात बताओ, यहां पे क्या है? ये देखिए, ये था ना हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यही था ना हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां से कैपिटल एक्सपेंडिचर तो हमने हटा दिया, और लगना क्या चाहिए था? डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था। तो डेप्रिसिएशन अगर लगेगा, एक चीज आनी चाहिए थी जो कि अपने आप में क्या थी? एक्सपेंस थी। अगर वो डेप्रिसिएशन आएगा, लिखा जाएगा, तो एक्सपेंसेस की लिस्ट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर एक्सपेंसेस की लिस्ट बढ़ जाएगी तो नेट प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे बच्चों? नेट प्रॉफिट घट जाएंगे। तो मैं नेट प्रॉफिट को क्या कर दूं? अब कम कर दूं। किस अमाउंट से? डेप्रीसिएशन से। अच्छा, अब आप मेरे को एक बात बताना कि क्या डेप्रीसिएशन सिर्फ उसी साल में लगेगा जिस साल में हमने इसको ठीक किया है? नहीं सर, नेक्स्ट ईयर भी तो लगेगा। तो नेक्स्ट ईयर डेप्रीसिएशन लगेगा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, पहले ही साल से। ठीक है, तो मैं यहां क्या कर देता हूं? यहां मैं कर देता हूं लेस। क्या? डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी के नाम से, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी के नाम से मैंने 17-18 के अंदर अमाउंट डिडक्ट कर देने हैं। क्या अमाउंट डिडक्ट कर देने हैं? देखो 30,000 की मशीनरी थी ना, तो 30,000 का जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा? 4 मंथ्स का हमें डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है। तो डेप्रीसिएशन हम छोटा सा यहां पे बना लेते हैं रफ में। डेप्रीसिएशन ऑन 30,000
फॉर 4 मंथ्स। सर 4 मंथ्स कैसे हो जाएंगे? 4 मंथ्स हो जाएंगे दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, तो 30,000 के ऊपर हमने डेप्रीसिएशन लगाया। कितना डेप्रीसिएशन था? 10%, और वो भी 4/12। तो अगर मैं ये कैलकुलेट करता हूं बच्चों, तो हमारे पास जो अमाउंट आ जाता है वो कितना आ जाता है? 1000 रुपीज। 1000 का डेप्रीसिएशन 17-18 में लगेगा। और 1000 का डेप्रीसिएशन लगने के बाद में अब अगले साल के लिए इसकी मशीनरी की वैल्यू क्या हो जाएगी? वैल्यू ऑफ मशीनरी फॉर नेक्स्ट ईयर, वैल्यू ऑफ मशीनरी फॉर नेक्स्ट ईयर कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी सर 30,000 माइनस 10,000, सॉरी 1000, कितना? 29,000, है ना। अब इस 29,000 के ऊपर डेप्रीसिएशन लगेगा कितना? एट द रेट 10% फॉर फुल ईयर, पूरे साल के लिए, फॉर फुल ईयर, है ना। तो ये फुल ईयर का डेप्रीसिएशन जो लगेगा वो हमारा आ जाएगा 2900 रुपीज, है ना। तो 2900 रुपीज हम क्या करेंगे? 2900 रुपीज हम यहां पे और डिडक्ट कर देंगे। कौन से साल में बच्चों? अगले साल में 18-19 में। और जहां पे हमारा काम खत्म होता जाता है वहां हम क्या लगाते जाते हैं? डैश लगाते जाते हैं। हमने डैश लगा दिया। तो देखा आपने, फर्स्ट पॉइंट हमने कर लिया पूरा का पूरा। आगे चलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 16-17 वाज ओवर वैल्यूएटेड बाय 12,000 रुपीज। ठीक है सर, ओके। क्लोजिंग स्टॉक, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक आता कहां है मेरे बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक सर हमने तो पढ़ा था कि आता है क्रेडिट साइड पे, ट्रेडिंग अकाउंट की। ठीक है, तो हम बना लेते हैं। इसका भी एक इफेक्ट मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ये था मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाता है क्रेडिट साइड पे, यानी कि ये इनकम की तरह से ट्रीट होता है। और इनकम की तरह से जो ट्रीट होता है, तो ये अमाउंट कितना था सर? 12,000 से ओवर वैल्यूएटेड था। यानी कि मान लीजिए कि क्लोजिंग स्टॉक यहां पे लिखा हुआ है 42,000 और उसकी वैल्यू कितनी थी? 30,000 रुपीज। अब हम क्या करेंगे? हम इसको सही वैल्यू पे लाने के लिए क्रेडिट साइड को, यानी कि हमारी जो इनकम साइड है उसको कम करेंगे। अगर इनकम कम होती है तो उसका नेट प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? सर इनकम कम होती है तो सब जानते हैं कि नेट प्रॉफिट भी क्या हो जाते हैं सर? कम हो जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे? इसको माइनस कर देंगे, यानी कि डिडक्ट कर देंगे। अच्छा चलो, ये बात तो सही रही। अब एक बात बताओ, ये कौन सा ईयर था? सर ये ईयर था 16-17। 16-17 में ये स्टेटस था। अब 17-18 में क्या स्टेटस रहा होगा? ये क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बना होगा, है ना बच्चों। ओपनिंग स्टॉक बना होगा और 42,000 लिखा जाएगा, यानी कि ये भी ओवर वैल्यूएटेड रहा होगा। ये भी ओवर वैल्यूएटेड रहा होगा। तो इसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे? कम करने के लिए हम क्या कर देंगे? यहां से माइनस कर देंगे। और ये डेबिट साइड पे लिखा गया है, यानी कि एक्सपेंस साइड पे लिखा गया है। अब अगर ये एक्सपेंडिचर साइड पे, डेबिट साइड पे लिखा गया है, तो हमारे एक्सपेंडिचर अगर कम होते हैं तो उसका नेट प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? सर हमारे जो नेट प्रॉफिट होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। तो हमारे नेट प्रॉफिट 12,000 से क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। अरे सर ये तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा कि वहां पे तो था 12,000 माइनस और यहां पे क्या हो रहा है? 12,000 प्लस, यानी कि नेट इफेक्ट क्या पड़ रहा है? एक बार ये माइनस हो रहा है और एक बार ये प्लस हो रहा है। तो हम इसको रिकॉर्ड ही नहीं करते। ऐसा सोच करके कुछ बच्चे इसको रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन बच्चों ये इस तरीके से नहीं होता। अगर आपको कोई भी पॉइंट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको यू हैव टू सॉल्व इट, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको अटेम्प्ट के नंबर नहीं मिलेंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं बच्चों, मैं यहां पे लिखता हूं क्या? ओवर वैल्यूएशन। ठीक है जी, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, नहीं ये था हमारे पास में क्या? क्लोजिंग स्टॉक। तो एक बार डिडक्ट हो जाएगा और एक बार ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे पहले मैं लिख देता हूं
लेस वाली साइड पे मैं क्या लिखता हूं, लेस। ठीक, कौन से साल में, 16-17 में। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और ऐड क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा सर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ठीक है ना। तो देखो 16-17 में ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 16-17 में क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। कितना, 12,000 रुपए से। ठीक है सर, तो मैंने ये 16-17 में क्या कर दिया, 12,000 रुपए से यहां पे कम कर दिया, 12,000 कम कर दी। ठीक, और ऐड कर दिया प्रॉफिट्स के अंदर 12,000, सॉरी अगले साल में होगा ये, तो 12,000 अगले साल में ऐड कर दिया। ठीक है, इसको आप यहां से कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक है ना। ओके, आई होप आपको ये बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। ठीक है सर, यहां पे हमने ऐड कर दिया, और जिसका जो साल का काम नहीं था उसको हमने वहां से हटा दिया। ठीक, तो ये एक जगह पे ऐड और दूसरी जगह पे लेस हो जाएगा। ठीक है सर, ये हमारे पास में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, एडजस्टमेंट प्रॉफिट्स की स्टेटमेंट बन रही है, जिसके के अंदर हम क्या करने वाले हैं, तीसरा वाला पॉइंट करने वाले हैं। तीसरे पॉइंट में देखो क्या लिखा है बच्चों, तीसरे में लिखा हुआ है टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्जेस ऑफ 24,000 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। लो जी, हम क्या हुआ, हमने ना जो हमारी मैनेजमेंट की कॉस्ट थी ना, एनुअल चार्जेस कितने, 24,000, वो लिखे जाने चाहिए थे। अब जो लिखे जाने चाहिए थे वो अगर नहीं लिखे हैं, सोच करके देखो, तो ये मैनेजमेंट कॉस्ट क्या है, एक्सपेंस है, और अगर एक्सपेंस बढ़ता है तो नेट प्रॉफिट क्या हो जाता है बच्चों, नेट प्रॉफिट सर हमारे पास में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये मैनेजमेंट कॉस्ट के बढ़ने से नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। तो हम यहां क्या लिख देते हैं, यहां पे हम लिख देते हैं लेस मैनेजमेंट कॉस्ट, और ये हर साल के लिए है। तो ये हर साल की जो मैनेजमेंट कॉस्ट है वो कितनी है, 24,000 रुपीज। तो मैं यहां से 24,000 हर साल में डिडक्ट कर दूंगा चारों सालों में। तो 24,000 हर एक साल में मैं क्या कर देने वाला हूं, डिडक्ट कर देने वाला हूं। ठीक है, हाँ जी सर, तो ये भी हमारे पास में थर्ड पॉइंट पूरा हो गया। आगे पढ़ते हैं, अब जरा ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा, ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मैं इसको अगर थोड़ा सा छोटा कर दूं तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो हमारे पास में क्या दिया हुआ है, ऑन 1 April 2016 ए मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू 10,000 वाज सोल्ड फॉर 11,000। 11,000 रुपए में हमने उसको क्या कर दिया, बेच दिया। बट द प्रोसीड वर रॉन्गली क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओहो, ये क्यों हुआ। अब एक बात बताओ, 10,000 रुपए वाली चीज को हमने 11,000 रुपए में बेच दिया, और हमने उसका डिफरेंस नहीं, पूरा का पूरा 11,000 रुपए ही क्या कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया, है ना। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देने से क्या हुआ होगा, सोचो सोचो क्या हुआ होगा। ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है बच्चों, ये मेरा P&L अकाउंट है, और जो मेरा प्रॉफिट्स था उन प्रॉफिट्स को मैंने क्या कर दिया, मैंने P&L अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया होगा। ठीक है, तो ये मैंने P&L अकाउंट के अंदर मैंने पूरा का पूरा सेल प्रोसीड 11,000 रुपए पूरा का पूरा डाल दिया, जबकि आना कितना चाहिए था, जो भी आना चाहिए था। अच्छा, एक बात बताओ, आना तो कुछ भी नहीं चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था, क्योंकि सेल करना हमारा बिजनेस थोड़ी होता है। ठीक है, तो सेल करना हमारा बिजनेस नहीं होता, तो इसलिए ये बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था। ये हमारे बिजनेस का काम थोड़ी है। हम तो गुडविल उस चीज के ऊपर देते हैं ना जो हमारा काम होता है, मेन मोटिव होता है। तो जी यहां से ये सेल प्रोसीड हम ना हटाएंगे। अगर हम इनकम साइड पे कोई भी चीज को हटाएंगे तो इनकम की लिस्ट कम हो जाएगी,
इनकम की लिस्ट कम हो जाएगी तो उसका नेट प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, नेट प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, है ना। तो हम क्या कर देते हैं, इसको यहां से डिडक्ट कर देते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं क्या, अभी वो पॉइंट खत्म नहीं हुआ है, मैं यहां पे लेस लिख देता हूं और क्या लिख देता हूं, सेल वैल्यू, सेल प्रोसीड्स क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। तो अब इसको हमने यहां से हटाने हैं, कितना, कौन से साल में, 16-17 में मैंने इसको डिडक्ट कर दिया, कितना, 11,000 रुपीज। ओके, ठीक है बच्चों, यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब जरा आगे का पॉइंट पढ़ लें। बोला गया था 11,000 रुपए की वैल्यू के लिए, वो तो हमने उसको ठीक कर दिया। आगे लिखा हुआ, नो इफेक्ट हैज बीन गिवन टू रेक्टिफाई द सेम, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन मशीनरी एट द रेट 10% पर एनम बाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। देखो कितनी बड़ी गलती की है इन लोगों ने यहां पे। एक तो तुमने एक प्लांटेड मशीनरी को बेच दिया, चलो उसको तो हमने ठीक कर दिया, ठीक है, पूरा का पूरा सेल प्रोसीड तुमने यहां पे ले लिया था, जो कि हमारी इनकम का पार्ट नहीं था। दूसरा, तुमने एक और गलती कर दी, जो मशीनरी बिक चुकी है उसके ऊपर तुम डेप्रिसिएशन लगाई जा रहे हो, तो ये काम तो खराब है ना। डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगता है, जो मशीनरी एग्जिस्टेंस में हो, जो चीज सेल आउट हो चुकी है उसको तुम डेप्रिशिएट कैसे कर सकते हो, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट तो बंद हो चुके हैं। तो अब क्या हुआ होगा, देखो यहां पे हम सीखते हैं हुआ क्या होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, ये वाली मैंने सेल प्रोसीड की एंट्री भी की थी। अब देखो हमने ना यहां पे ना हर साल क्या लिखा होगा, डेप्रिसिएशन लिखा होगा, और डेप्रिसिएशन की वजह से हमारे नेट प्रॉफिट जो है वो कम रहे होंगे। अब क्या होगा, ये डेप्रिसिएशन यहां से हटाया जाएगा, और जब ये डेप्रिसिएशन यहां से हटाया जाएगा तो एक्सपेंसेस की लिस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक्सपेंसेस की लिस्ट कम होने से क्या होगा, नेट प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। तो अगर नेट प्रॉफिट बढ़ेंगे तो ये ऐड होगा। बच्चों एक साल के लिए नहीं, इसका इफेक्ट जो है वो 3 सालों तक पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने मशीनरी जो बेची थी ना 16-17 में, ओपनिंग में ही बेच दी थी, और उस साल का हमने डेप्रिसिएशन लगाया होगा। तो अब अगर आपने 3 सालों का डेप्रिसिएशन रॉन्गली कैलकुलेट किया होगा, तो देखो यहां पे इसका अमाउंट कितना था, 10,000 है। सर 11,000 मत ले लेना गलती से भी, क्योंकि 11,000 में तो वो सेल हुई थी, 10,000 की मशीनरी थी। तो 10,000 के ऊपर फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हमने कितना लगाया होगा, सर 1,000 लगाया होगा पूरे साल का। 10 में से 1 गया तो ये मशीनरी कितने की बच गई थी, 9,000 की थी। तो 10% के हिसाब से हमने इसके ऊपर कितना लगा दिया होगा सर, 900 डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर भी लगा दिया होगा। और फिर उसके बाद में उससे नेक्स्ट ईयर भी हमने लगाया होगा। 9,000 में से 900 अगर चला जाता है तो कितना बच जाता है बच्चों, 88,100 बन जाता है। और 8,100 के ऊपर भी हमने क्या लगा दिया होगा, डेप्रिसिएशन लगा दिया होगा, कितना, 810 रुपए। ये तीनों के तीनों डेप्रिसिएशन नहीं आने चाहिए थे, और क्योंकि ये नहीं आने चाहिए थे तो अब हम इसको क्या कर देंगे बच्चों, यहां से हटा देंगे। और अगर हम इसको यहां से हटा देंगे तो हमारे नेट प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो हर साल का जो नेट प्रॉफिट है हम बढ़ा देंगे बार बार लगातार 3 सालों तक, ठीक है जी। तो हम यहां क्या लिख देंगे, ऐड, और यहां लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ऑलरेडी सोल्ड। जिस मशीनरी को हम बेच चुके थे उसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन लगा करके गलत किया है। तो इसका जो अमाउंट है 3 सालों तक, 16-17 में कितना आ जाएगा, 1,000 रुपीज ऐड हो जाएंगे, 900 रुपीज 17-18 में ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में 18-19 में 810 रुपीज ऐड हो जाएंगे, जैसा कि अभी हमने निकाला था। तो देखो बच्चों, अब ये चारों पॉइंट्स हमारे हो चुके हैं पूरे के पूरे, है ना। और ये 4 साल के हमारे सामने जो आ चुके हैं वो प्रॉफिट्स आ चुके हैं। तो अब मैं अगर इसको यहां कैलकुलेट कर दूं, अगर मैं यहां पे इसको कैलकुलेट कर दूं तो मेरा 15-16 का जो हमारा अमाउंट बन जाता है वो बन जाता है 77,000। 16-17 के जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो है 78,000 रुपीज के, ठीक है। और 17-18 के जो हमारे प्रॉफिट्स हैं बच्चों वो हैं 1,17,900 रुपीज के।
1,13,910 के प्रॉफिट्स जो हैं वो 18-19 के हैं। ये 4 सालों के प्रॉफिट्स हमारे पास में हमने निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे सर, अब हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। एडजस्टेड प्रॉफिट्स तो हमारे पास में आ चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो एक फ्रेश पेज लेंगे और फ्रेश पेज पे बढ़िया सा काम करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको जूम इन कर दिया जाए। ओके, ये हमारी जादू की छड़ी। और अब हमने क्या वर्किंग नोट बनाना है। वर्किंग नोट क्या है, ये मेन क्वेश्चन का ही पार्ट है। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स, ठीक है। हमारा ईयर क्या था, हमारे प्रॉफिट्स क्या थे, हमारे वेट्स क्या थे, और हमारा प्रोडक्ट क्या था, जैसे हमने लास्ट क्लास में करना सीखा था, ठीक है बच्चों। ईयर था 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 और यही ईयर्स थे। 77,000 का प्रॉफिट हमारे पास में 15-16 में था, 78,000 का नेक्स्ट ईयर। एडजस्टेड प्रॉफिट फॉर 17-18 वॉज 1,17,900 और 18-19 के लिए हमारा प्रॉफिट जो था वो था 1,13,910 रुपए। हमने जो वेट्स देने थे 1, 2, 3, 4 देने थे, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको समझा ही दिया था कि जो करंट हमारा ईयर होगा, प्रीवियस लास्ट ईयर रहा होगा या फिर जो सबसे नियर बाय का हमारा ईयर होगा, उसको हम सबसे ज्यादा वेट देते हैं। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पे आ जाता है 77,000, 1,56,000, 3,53,700 और 4,55,640 रुपीस। वेट्स का अगर मैं टोटल करता हूं तो 10 है और प्रॉफिट्स का अगर मैं करता हूं टोटल तो 10,42,340 मेरे पास में आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे करना क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स निकालने हैं, ठीक है ना। वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स कितने हैं मेरे, 10,42,340 को अब मैं डिवाइड करने वाला हूं किससे, टोटल वेट से, दैट इज 10। तो यहां पे मेरे पास में आ जाता है 1,04,234 रुपीस। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, ठीक है, तो हमारे पास में कितना अमाउंट आ जाएगा, देखो जरा, 1,04,234 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने थे, 3 थे, 3 ही थे ना, जरा मैं कंफर्म कर लेता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, जी हाँ। तो हमारे पास में जो अमाउंट आ जाता है वो आ जाता है बच्चों 3,12,702। ये अमाउंट हमारे पास में देखिए ये आ जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारी टोटल क्या हो जाती है जी, हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाती है, गुडविल। ओके, तो इस तरीके से पहले हमने क्या करना है, पहले हमने करना है जी, हमारे पास में क्या होना चाहिए, हमारे पास में एवरेज प्रॉफिट्स होने चाहिए। हमें एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने। एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के बाद में हमारे को क्या करना है, वेट से उसको निकालना है, क्या, गुडविल को, ठीक। अच्छा जी, अब ये तो था सर हमारा वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड के बाद में हमारे पास में जो है वो है क्या, वो है सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेथड किस तरीके से काम करता है, आइए सीखते हैं। देखो बच्चों, सुपर प्रॉफिट मेथड अब हम क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। अगला टॉपिक, अगले टॉपिक का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है सर। अब सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सुपर का क्या मतलब होता है बच्चों, सुपर का मतलब होता है सर एक्स्ट्रा,
एक्स्ट्रा। ठीक है जी, कुछ एक्स्ट्रा। जैसे हमारे पास होता है ना, कौन होता है, सुपरमैन होता है सर। अब सुपरमैन जो होता है, वो सुपरमैन क्या करता है, वो एक नॉर्मल पर्सन से ज्यादा होता है, दैट मींस एक्स्ट्रा होता है ना। तो वो जो भी कुछ करता है वो तो हमारा मैटर नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, हमारे को एक्स्ट्रा देखना है। यहां पे एक्स्ट्रा देखना है, तो एक्स्ट्रा देखने का मतलब क्या है कि हमारे को सुपर अमाउंट निकालने। ठीक है, तो अब इसके अंदर गुडविल कैसे निकल करके आती है, गुडविल ऐसे निकल करके आती है कि हम देखना जरा, मैं इसका फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ मेरे बच्चों कि हमने ना उसको मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि सर आप तो बस ये कर रहे हो कि आपने क्या कर दिया, वेटेड एवरेज की जगह पे क्या लिख दिया, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज लिख दिया, और उसके साथ में मल्टीप्लाई किसको कर दिया, वेटेड एवरेज के साथ में सुपर प्रॉफिट्स को। हाँ जी, बस यही करना है हमें। लेकिन सर सुपर प्रॉफिट्स निकलते कैसे हैं, इस चीज को हमें समझना है। तो समझते हैं बच्चों। मान लो ये हमारे पास में है क्या, एक एग्जिस्टिंग बिजनेस। ठीक है जी, ये एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है ना जी सर, ये एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है। इसमें इस बिजनेसमैन ने इन्वेस्टमेंट की कितने की, 5 लाख रुपीस की। हाँ सर, बहुत अच्छा है, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट तो लगेगी ही लगेगी। और अब उसको एवरेज जो प्रॉफिट्स आते हैं, जैसा कि हमने देखा हुआ है, हमने लास्ट क्लासेस में सीखा हुआ है, उसके जो एवरेज प्रॉफिट्स हैं, ऑन एन एवरेज प्रॉफिट, ऑन एन एवरेज बेसिस ही इज अर्निंग ₹70,000। यानी कि वो उससे अगर कोई आकर के दुकान पे पूछता है तो वो क्या बोलता है, इसको मैं नाम दे देता हूं बिजनेस वन। उससे अगर कोई दुकान पे आकर के पूछता है तो वो क्या कहता है, कोई आपसे पूछ ले कि आप कितना कमाते हो, तो आप कहते हो भाई दाल रोटी चल रही है। लेकिन उसने बता दिया कि कितने की दाल और कितने की रोटी चल रही है, यानी कि उसने बता दिया एग्जैक्टली मैं 70,000 ऑन एन एवरेज बेसिस तो कमा ही लेता हूं। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि ना हमने डिसीजन लेना है, जैसा कि हमने पहली भी क्लासेस में इस चीज को सीखा है। तो ये क्या है, ये हमारा बिजनेस 2 है, ये एग्जिस्टिंग बिजनेस नहीं है, ये एक न्यू बिजनेस है, न्यू बिजनेस है। ठीक है, तो ये 70,000 रुपीज पिछले वाला बिजनेस ऑन एन एवरेज बेसिस कमा रहा था। अब इसके अंदर भी क्या कैपिटल इन्वेस्ट हो गई, इन्वेस्टमेंट की किसी नए बिजनेसमैन ने, नए किसी जोशीले एक युवक ने, युवती भी हो सकती है अच्छा खैर, तो उसको लगाना पड़ेगा कितना, 5 लाख रुपीस, 5 लाख रुपए। ठीक है, ओके सर, 5 लाख रुपए। लेकिन अब क्योंकि ये नया है तो इसके जो प्रॉफिट्स है ना, वो 70,000 रुपीज नहीं है, वो कितने हैं, वो कुछ कम है। तो ये जो कम है हमारे पास में, ये जो कम है, ये है 40,000 रुपीज, लेट से हम मान लेते हैं। अच्छा, 40,000 को हम कैसे डिफाइन करते हैं, अच्छा मान लो अभी तक मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि 40,000 के हमारे कुछ प्रॉफिट्स जनरेट होंगे। देखो अब ना क्या होगा, ये मार्केट सर्वे करेगा, ये जो पर्सन है ना मिस्टर B2 को निकालने वाला, बनाने वाला नया बिजनेसमैन, ये ना मार्केट सर्वे करेगा। और मार्केट सर्वे के अंदर ये क्या मानेगा कि भाई अगर हम किसी भी बिजनेस में हैं, जैसे कि मान लीजिए इन्होंने एक स्टील बिजनेस कर लिया, तो स्टील बिजनेस के अंदर ये बाकी फैक्ट्रीज के पास में जाता है, कुछ ज्यादा कुछ कम कुछ कैसे करके बताते हैं, तो उसको ना ये पता लगता है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। अब मैंने यहां पे एक वर्ड यूज कर दिया है बच्चों, क्या, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता करना है। सर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी इंडस्ट्री में हैं, जैसे कि हम स्टील इंडस्ट्री में हैं, तो वहां पे छोटे बड़े बहुत से लोग हैं,
तो कोई भी स्टील इंडस्ट्री हमें क्या बता सकती है कि अगर आप अपना बिजनेस आज नया नया जमा लेते हैं तो स्टील इंडस्ट्री के अंदर इतना काम तो है कि आप कितने कमा लेंगे, ऑन एन एवरेज आप कमा लेंगे 8%। यानी कि जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका 8% तो आपको सॉरी मिल ही जाएगा। तो यहां पे हमने क्या बोला कि ये नए बिजनेस के लिए हमारा जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, क्या लिखा है मैंने यहां पे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो है कितना, 8%। अब बच्चों हमें ना ये क्वेश्चन में दिया रहता है, खैर क्वेश्चन की चर्चा हम बाद में करेंगे कि क्वेश्चन में क्या होता है क्या नहीं होता, वो बात की बात है। तो ना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है बच्चों, 8% है। अब देखो 5 लाख का 8%, इसीलिए मैंने क्या कहा था, दैट इज ₹40,000। यानी कि हम क्या कहते हैं कि आपको जितने भी कस्टमर मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप खाली बैठे आपको कुछ ना मिले, कितने भी नए हो आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से 40,000 पर एनम तो मिल ही जाएंगे अगर आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है सर। अब देखो ये जो एवरेज प्रॉफिट्स थे ये ओल्ड यानी कि एग्जिस्टिंग बिजनेस के, ये एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन कौन था, ये एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन हमारा सुपरमैन था, बहुत सालों से काम कर रहा है ये, और अगर बहुत सालों से काम कर रहा है तो इसके ऊपर पावर जनरेशन प्रॉफिट जनरेशन की जो हमारे पास में है शक्ति थोड़ी सी ज्यादा होगी। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना हल्दीराम, बताओ कौन ज्यादा अच्छा बिजनेस कर सकता है, नथुराम या हल्दीराम, सर हल्दीराम कर सकता है। तो ये अपने बिजनेस का ना हल्दीराम है, स्टील बिजनेस का ये क्या है, ये हल्दीराम है। तो अब बस ये जो बीच का डिफरेंस है ना दोनों का, कि ये 70,000 कमा सकता था और ये जो नया बिजनेसमैन है ये 40,000 रुपीज कमा सकता है, इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है ना वही क्या है हमारे पास में, सुपर प्रॉफिट है। तो सर मैं इसको ना तरीके से तमीज से लिख देता हूं यहां पे, आप भी अपनी कॉपीज में इसको ऐसे ही मेंटेन कीजिएगा कि सुपर प्रॉफिट्स इज व्हाट, सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है ना बच्चों। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा जब कोई कमाता है दैट इज सुपर प्रॉफिट्स। तो यहां पे इसने कितना ज्यादा कमाया था, ये स्क्रीन पे आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा आई होप जी। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में 70,000 रुपीज थे एवरेज प्रॉफिट, और हमने उसमें से डिडक्ट कर दिए कितने, 40,000। तो हमारे सुपर प्रॉफिट्स जो आ गए हैं बच्चों वो क्या आ गए, 30,000 रुपीज के आ गए हैं। अच्छा अब एक बात बताओ, हम किसी को ये कहते हैं कि आपको ये जो एडवांटेज मिलेगा ना, ये एडवांटेज मिलेगा कितने सालों तक, 5 सालों तक ही मिल पाएगा। यानी कि हम ये कहते हैं कि ये जो हमारा 8% का एडवांटेज है ना ये आपको 5 सालों तक ही मिल पाएगा। अच्छा सर इसका मतलब ये हुआ कि 5 सालों के बाद में 8% रिटर्न नहीं मिलेगा, नहीं 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 नहीं, इसका मतलब ये है कि आपको ये जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था ना कितने का, 8% का, कम से कम 8% तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि ये एडवांटेज आपको 5 सालों तक तो मिलता ही है। जैसे अपने पास में नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं होते थे, बस वैसा ही है। तो मैं यहां लिख देता हूं क्या, ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो मान लीजिए मैं क्वेश्चन के अंदर डाल देता हूं कितने, 5 ईयर्स, तो मेरे जो बिजनेस की गुडविल है वो कितनी आ जाएगी, देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, दैट इज 1,50,000 rupees. I hope it is clear to all of you. आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर एवरेज सुपर प्रॉफिट्स क्या होते हैं, एवरेज प्रॉफिट्स में से अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट्स को माइनस कर देते हैं, ठीक है सर। अब अगर क्वेश्चन के अंदर एवरेज प्रॉफिट्स दिए हुए हो तो ठीक है, अगली हम हेडिंग लिख देते हैं क्या,
हाउ टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाता है, हम लिख देते हैं कुछ पेज के ऊपर, क्या लिखेंगे हम, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट्स, हाउ टू कंप्यूट एवरेज प्रॉफिट्स। तो बच्चों ये एवरेज प्रॉफिट्स को हम कैलकुलेट करना ऑलरेडी सीख चुके हैं, मैं यहां लिख देता हूं ऑलरेडी डन। यानी कि हो सकता है हमारे को कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई हो, और अगर हमें कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था, दोनों एडजस्टमेंट से प्रॉफिट्स पे क्या फर्क पड़ता है उसकी हम एवरेज निकाल सकते हैं। तो वी हैव ऑलरेडी डन इट। ठीक है, अच्छा जी, अब बात आ जाती है हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट्स। ऑल्दो इट इज गिवन इन, ये हर बार आपके पास में क्या दिया हुआ होगा, क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। ये 8% जो है ना, ये हमेशा आपके पास में क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा। लेकिन अगर ना दिया हुआ हो तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस चीज को भी हम समझ लेते हैं। देखो बच्चों, तो अगली हेडिंग जो मैं डालता हूं कुछ इस तरीके से डालता हूं कि हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट्स, कि हम नॉर्मल प्रॉफिट्स को अगर हमें परसेंटेज गिवन ना हो तो किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका भी कंप्यूटेशन का तरीका है सर? हाँ बिल्कुल, कंप्यूटेशन का तरीका है। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने का तरीका है, नॉर्मल प्रॉफिट्स इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, यानी कि ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही होगी, हमारे को क्या निकालना है सर, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है या फिर क्वेश्चन में गिवन होगा, ये हम देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, काफी देर हो गई हमने कुछ क्वेश्चन नहीं किया। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के लिए यहां पे इलिस्ट्रेशन नंबर 11 को सेलेक्ट किया है, पेज नंबर 3.17 पे। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है हमारे पास में 3.17 पेज नंबर फटाफट से निकाल लो। देखो जी, 3.17 पेज पे इलिस्ट्रेशन नंबर 11 इस तरीके से है। देखो बच्चों, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ये देखो यहां क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल बहुत ही आसान ये हमारे पास में जो है वो इलिस्ट्रेशन है। देखो क्या लिखा हुआ है, ए फर्म अर्न्ड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट ईयर एज, ईयर ऑफ प्रॉफिट्स दिए हुए 18,000, 20,000 एंड 22,000 रुपीज। ठीक है जी, द कैपिटल इन्वेस्टेड ऑफ द फर्म इज 60,000 रुपीज। हमने जो कैपिटल इन्वेस्ट की वो कितनी थी बच्चों, वो थी 60,000, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था, 10%. Calculate the value of goodwill on the basis of 3-year purchase of average super profit for last 3 year। 3 साल के हमारे जो प्रॉफिट्स हैं उसका नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है हमारे पास में, वो दिया हुआ है 3 ईयर्स ही दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है बच्चों, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना है। तो हमने क्या किया, हमने यहां पे लिखा सबसे ऊपर इलिस्ट्रेशन नंबर 11। हम क्या कर रहे हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर 11 पेज नंबर 3.17। ठीक है, ओके। देखो जी, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट्स निकाल लेंगे। नंबर 1 हमारे को चाहिए क्या, एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स कितने थे बच्चों, 18,000 रुपीज थे, साथ में हमारे पास 20,000 रुपीज थे, साथ में 22,000 रुपीज थे।
और हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 3 से, तो हमारा जो अमाउंट आ जाता है वो आ जाता है 20,000 रुपीज, है ना। 20,000 रुपीज का हमारा अमाउंट आ जाता है। ओके, एवरेज प्रॉफिट्स के बाद में हमें रिक्वायरमेंट है सर नॉर्मल प्रॉफिट्स की, नॉर्मल प्रॉफिट्स की। अब नॉर्मल प्रॉफिट्स किस तरीके से निकलते हैं, देखो बच्चों 60,000 की हमने कैपिटल इन्वेस्ट की थी ना, हां सर ये हमारी इन्वेस्टमेंट थी, ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड था जो कि लिखा हुआ है, और उसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया क्या, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि अगर मैं 60,000 रुपीज एज अ कैपिटल एम्प्लॉयड आज इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या मिलेगा, 10% मिलेगा। तो इसका मतलब मेरे को कितने अमाउंट मिल जाएंगे सर, 6,000 रुपीज तो मिल ही जाएंगे। हां जी, ये बुक मेरे पास में है, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा काम हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सुपर प्रॉफिट निकालने हैं। तो सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकल करके आएंगे मेरे बच्चों, एवरेज प्रॉफिट्स में से, यानी कि वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स हैं वो कैसे निकल करके आएंगे, एवरेज प्रॉफिट्स में से मैं नॉर्मल प्रॉफिट्स को क्या कर दूंगा, डिडक्ट कर दूंगा। तो यहां पे मेरे एवरेज प्रॉफिट जो थे वो 20,000 थे और मेरे नॉर्मल प्रॉफिट 6,000 थे, यानी कि मेरे सुपर प्रॉफिट्स 14,000 रुपीज के हैं। अब गुडविल कैसे निकल करके आएगी, गुडविल जो निकल करके आएगी, चौथा काम हमारे पास में क्या है, गुडविल निकालने का। यानी कि क्या करो, पहले दो मुक्केबाजों को रिंग में लेकर के आओ, फिर उनकी लड़ाई करवाओ और फिर विनर घोषित कर दो 4th पॉइंट के अंदर। ऐसा ही तो कर रहे हैं बस हम। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट्स कितने थे, 14,000 थे, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3,000, 42,000 के हमारे पास में क्या है, हमारी गुडविल इस साल के लिए है। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों की क्या थी, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। हम लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा और मेरे को लगता है कि आप लोगों को भी ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये जो था आज का जो आपका काम है वो ये काम है कि ये सारा का सारा आप रिवाइज करेंगे घर जाकर के। तो आई होप बच्चों आप लोगों को जो मैंने समझाया वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।